हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस अब हम करेंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन में भी बात तो इसी की हुई है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। क्या बोल रहे हैं? इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 ऑन द स्क्रीन आर रिस्पेक्टिवली I1 एंड I2। YDSE में स्क्रीन पर के दो पॉइंट्स बोले हुए हैं P1 P2, जिन पर इंटेंसिटीज हैं I1 I2। If P1 is located at the center of a bright fringe, P1 located है किसी bright fringe के center पर, and P2 is located at a distance equal to quarter of fringe width from P1। fringe width यदि बीटा मान लें तो P2 located है P1 से बीटा by 4 की डिस्टेंस पर, और P1 P2 पर जो इंटेंसिटीज हैं I1 I2 उनका रेशो हमसे पूछा हुआ है। तो जरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, आप पूरा डिस्कशन ध्यान से सुनना। सॉल्व करने के लिए तो झट से सॉल्व हो जाएगा, पर ये डिस्कशन बहुत काम का है। तो यहाँ पर मैंने वो सेटअप दिखाया हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो याद आना चाहिए। ये होते हैं दो कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब ये स्लिट्स S1 S2, इनके बीच की सेपरेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल d से, और इन स्लिट्स से कैपिटल D की डिस्टेंस पर ये दिखाया हुआ है वो स्क्रीन, और इन दोनों स्लिट्स को इल्यूमिनेट किया हुआ है कोहेरेंट सोर्सेस से। हर बीम की इंटेंसिटी हम सपोज कर लेते हैं I0 है। अब P1 उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि कोई ब्राइट फ्रिंज है, हम मान लेते हैं ये वाली फ्रिंज, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये है P1, पॉइंट P1, और यहाँ इंटेंसिटी है I1, और P1 से बीटा बाई 4 पर सिचुएटेड है P2। तो ये हो गया पॉइंट P2, इंटेंसिटी है यहाँ I2, और P1 से P2 की डिस्टेंस कितनी है? तो वो है बीटा बाई 4। अब यदि इन दोनों स्लिट्स को इल्यूमिनेट किया है हमने I0 से, और ये यदि सेंट्रल फ्रिंज मान रहे हैं, तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी? तो यहाँ इंटेंसिटी होगी 4I0 के बराबर, यानी I1 तो है 4I0, और किसी भी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी यही होगी 4I0 उसके सेंटर पर, और ये डिस्टेंस दे रखी है हमको बीटा बाई 4। अब ये I2 फाइंड करने के लिए हम पहले निकालेंगे कि ये फेज डिफरेंस कितना है, और फेज डिफरेंस के लिए पहले देखेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना है। इन जनरल पाथ डिफरेंस कितना होता है? तो पाथ डिफरेंस होता है d sin थीटा दो इंटरफेयरिंग बीम्स के बीच किसी जनरल पॉइंट पर। ऐसा पॉइंट जो सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितनी दूर हो? y दूर, वहां पर पाथ डिफरेंस इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं d sin थीटा से। और यदि कैपिटल D डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स ये बहुत लार्ज है स्मॉल d के सामने, तब साइन थीटा को हम थीटा मान लेते हैं। थीटा क्या होती है? थीटा होती है एंगुलर पोजीशन P2 की। जैसे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसकी सेंटर ऑफ स्क्रीन से डिस्टेंस कितनी है? y, और एंगुलर पोजीशन मतलब ये एंगुलर पोजीशन ये कितनी है? थीटा। और थीटा क्या हो जाएगा फिर? ये डिस्टेंस y अपॉन कैपिटल D, यानी इसको हम लिख लेते हैं y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ऐसा लिखेंगे। अब y यहां पर हमको दिया हुआ है, y कितना है? y है बीटा बाई 4 के बराबर, तो y यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बीटा बाई 4। अब बीटा क्या होता है? लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, ये लिख दिया मैंने बीटा बाई 4 इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ये d कैंसिल, कैपिटल D कैंसिल, ये आ गया लैम्डा बाई 4, मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन से ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 के बराबर है। अब लैम्डा बाई 4 यदि पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, वो निकल आएगा। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो ये लैम्डा कैंसिल आउट होगी, ये आ गया पाई बाय 2। बस यही हमको फाइंड करना था, मतलब फेज डिफरेंस कितना है? वो है पाई बाय 2। अब यहां पर हमने इसको सेंटर फ्रिंज माना हुआ है, ये है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी इन जनरल कितनी होती है? वो होती है 4I0, मतलब ये क्या है? सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी, मतलब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? आप जानते हैं अच्छे से,
बहुत अच्छे से आपको ये बात मालूम है, ये एक्चुअली लगाया है हमने I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 इंटू कॉस फाइव, वो वाला फॉर्मूला जिसमें इंटेंसिटीज को हमने इक्वल कर लिया है। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आया हुआ फॉर्मूला है। अब यहां आपको पता लग गया है फाई, तो फाई कितना है, वो है π/2, तो ये हो जाएगा π/4, π/4 यानी 45, और cos 45 इज 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2। और इसको क्या लिख लें, ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब ही I1 लिखा जा सकता है इसको, I1। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2। बस आ गया आपका आंसर। तो I2 इज इक्वल टू I1 इंटू कॉस स्क्वायर π/4 यानी 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। और हमसे रेशो किसका पूछा हुआ है, रेशो पूछा I1/I2 का। I1/I2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया 2 के बराबर। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है ये, आपके जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में तो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, पर टाइम हो आपके पास तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 10th मैक्सिमम of wavelength lambda 1 is at a distance of y1 from the central maximum। ये एक्सपेरिमेंट 1 ऐसा बोल रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम से y1 डिस्टेंस पर फॉर्म होता है 10th मैक्सिमम जब सोर्सेस को इल्यूमिनेट करते हैं बाय द वेवलेंथ लैम्डा 1। नेक्स्ट केस में बोला है व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द सोर्सेस इज चेंज टू लैम्डा 2 फिफ्थ मैक्सिमम is at a distance y2 from its central maximum, the ratio y1 upon y2 is। तो केस 1 में क्या बोला है, 10th मैक्सिमम फॉर्म हो रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूं nth मैक्सिमम की सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस yn ब्राइट, तो वो होता है n लैम्डा d/d, इसको n बीटा से याद रख सकते हैं। तो केस 1 में ये कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है y1, वेवलेंथ जो यूज हुई है वो है लैम्डा 1, एन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 10 लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन टी। और उसी सेटअप में कैपिटल डी स्मॉल डी सेम रखा है, वेवलेंथ को चेंज कर दिया आपकी बार, कितना कर दिया वो लैम्डा 2, तब y2 कितना लिखेंगे, अब क्या है वो फिफ्थ मैक्सिमम यानी 5 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। हमसे यही रेशो पूछा हुआ है y1/y2, तो रेशो निकालेंगे, स्मॉल डी कैंसल आउट, कैपिटल डी कैंसल आउट, 10 लैम्डा 1 अपॉन 5 लैम्डा 2, मतलब ये हो जाएगा 2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा, 2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, सो आंसर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। A mixture of light consisting of wavelength 590 nanometer and an unknown wavelength illuminates Young's double slit and give rise to two overlapping interference patterns on the screen। ये सुना होगा आपने, यह है YDSE with बायक्रोमैटिक लाइट, मतलब दो वेवलेंथ्स यूज हुई हैं, एक वेवलेंथ है 590 नैनोमीटर और दूसरी अननोन है। और ऐसा बोला है कि दोनों वेवलेंथ्स अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करती हैं और इनकी होती है ओवरलैपिंग, इन दोनों पैटर्न्स की। आगे बोल रहे हैं द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ बोथ लाइट्स कोइंसाइड। फर्दर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ नोन लाइट, third bright fringe of known light coincides with the fourth bright fringe of unknown light। From this data the wavelength of unknown light is। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लैम्डा 1 के साथ एक्सपेरिमेंट जब कर रहे होते हैं तब थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ फॉर्म होगी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज 3 लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पर, ये पहला केस। और ये कोइंसाइड हो रही है, एक्चुअली ये है सेंट्रल फ्रिंज से डिस्टेंस, और दूसरी लाइट अननोन वाली लैम्डा 2 वाली जब यूज हुई तब कौन सी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इसी पॉइंट पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ अननोन लाइट। अननोन मान लेते हैं हम लैम्डा 2 और वो है फोर्थ ब्राइट,
तो 4 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब कैपिटल डी स्मॉल डी तो सेम रखा हुआ है, ये दोनों कोइंसाइड हो रही हैं ब्राइट फ्रिंजेस, यानी दोनों के लिए ये डिस्टेंस बराबर है। बस इनको इक्वेट करके और इसमें से लैम्डा 2 हमको फाइंड आउट करना है। ये कैंसल आउट, लैम्डा 2 कितना होगा, तो लैम्डा 2 हो जाएगा 3 लैम्डा 1 बाय 4 के बराबर, 3/4 ऑफ लैम्डा 1। अब लैम्डा 1 नैनोमीटर में दिया हुआ है 590 नैनोमीटर, 590 नैनोमीटर, और 3/4 तो उसको 0.75 लिख लेते हैं, या फिर 4 से इसको डिवाइड करके फिर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसा भी आप चाहें। आंसर हमको नैनोमीटर में ही चाहिए, तो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो कई बार ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार देख के ही डर लगता है कि अरे बाप रे क्या लिखा हुआ है, पर होते ऐसे क्वेश्चंस आसान है, पूरा उसको पढ़ना चाहिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो बस मल्टीप्लिकेशन करना है 590 में 0.75 का, तो 5 नाम 45 हासिल के 4, 25 और 4 29, फिर ये 0 और 7 नाम 63 हासिल के 6, 35 और 6 41, तो 9 और 3 12 हासिल के 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये 4, और डेसिमल पॉइंट 2 के बाद 442.5 नैनोमीटर, आंसर 2 इज करेक्ट। तो आसान क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are. तो जो दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स सुपरपोज हो रही हैं उनकी इंटेंसिटीज I और 4I हैं। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है, तो आप जानते हैं वो होती है I1 प्लस I2 प्लस माइनस 2 √I1 I2। ये प्लस माइनस मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ आता है प्लस और यहाँ आता है कॉस फाई, फाई के 0 होने पर यहाँ पर आएगा प्लस साइन, और फाई के 180 होने पर यहाँ आता है माइनस फाई, और ये कहलाती है इंटरफेरेंस टर्म। अब इस क्वेश्चन में इंटरफेरेंस टर्म कितनी है, तो यहाँ वैल्यूज डाल दें यदि इन दोनों की, तो यहाँ क्या आएगा 4I स्क्वायर, 4I स्क्वायर आएगा और उसका रूट हो जाएगा 2I के बराबर। और खुद ये कितनी कितनी है, यह है I, यह है 4I, मतलब 5I में ये इंटरफेरेंस टर्म ऐड होने पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और माइनस होने पर ये होगी मिनिमम, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो ये जब ऐड होगा इसके साथ तो ये कितना आएगा रिजल्ट, ये आएगा 9I, ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और 4I के सब्ट्रैक्ट होने पर ये आएगा I, यानी 9I और I, यानी आंसर 3 करेक्ट हो गया। ये है मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज रिजल्टिंग बीम में, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ओवरलैप एट अ पॉइंट। दो कोहेरेंट सोर्सेस दिए हुए हैं, हम मान लेते हैं हर एक की इंटेंसिटी है I0। द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन दे अराइव इन फेज, किसी पॉइंट पर वो पहुंचती हैं इन फेज, ये पहला केस, टू दैट व्हेन दे अराइव विद 90 डिग्री फेज डिफरेंस, ये केस 2। हमको बताना है इन दो केसेस में इंटेंसिटीज का रेशो। यदि हर इंटरफेयरिंग बीम की इंटेंसिटी हो I0, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 4I0, और किसी पॉइंट पर जहां फेज डिफरेंस ऑफ फाई, वहां इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आया कैसे है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस फाई। I1 I2 यदि बराबर हैं, दोनों I0 पुट करके थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ आती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब केस 1 में फाई कितना है, फाई दे रखा है 0 के बराबर, 0 डिग्री, यहाँ 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 होता है 1, यानी I1 आ जाएगा 4I0 के बराबर, ये केस 1।
और केस 2 में फाई कितना दे रखा है, वो दे रखा है 90 डिग्री। या 90 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 45 होगा। cos 45 इज 1/√2 उसका स्क्वायर यानी 1/2। तो 1/2 यहाँ डाल देंगे, ये हो जाएगा 2I0 के बराबर। हमको रेशो चाहिए I1 I2 का, तो I1/I2 हो जाएगा 2:1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर 3 इज करेक्ट। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा इज के। तो फेज डिफरेंस ना देकर अब की बार बोला पाथ डिफरेंस। किसी ऐसे पॉइंट पर जहां वो दो इंटरफेयरिंग बीम्स पहुंचती हैं, पाथ डिफरेंस है उन बीम्स के बीच लैम्बडा और इंटेंसिटी है के। आगे बोल रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3। तो उस पॉइंट पर जहां पाथ डिफरेंस λ/3 हो, वहां इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ के उस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी बतलानी है। और लैम्डा दे रखा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला ही याद आ जाए, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब केस 1 पहले सॉल्व करते हैं। तो केस 1 में हमको दिया हुआ है पाथ डिफरेंस, यहां हमको चाहिए होता है फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, वो है लैम्डा। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, तो 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, यानी ये हो गया 2π के बराबर। ये हो जाएगा 2π के बराबर। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी उस पॉइंट पर, केस 1 में I1 लिख लेते हैं उसको, वो हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 2π/2 यानी cos स्क्वायर पाई। और ये दे रखा है हमको k के बराबर cos स्क्वायर पाई, और ये होगा -1, उसका स्क्वायर हो गया वो 1 हो गया। तो हमको k की वैल्यू मिल गई। k कितना आ गया, k आ जाएगा k इज इक्वल टू 4I0 के बराबर। 4I0 के बराबर हो गया k का वैल्यू या I1 का वैल्यू। ये केस 1 होगा। अब केस 2 में क्या करना है, केस 2 में हमको दे रखा है पाथ डिफरेंस कितना है, λ/3 के बराबर। λ/3, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2π/λ इंटू λ/3। ये हो जाएगा 2π/3, और 2π/3 मतलब कितना होगा, 120 डिग्री। 120 करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमको बताना है। ये हो गया 4I0। अब आप चाहें तो इसको k भी लिख सकते हैं, 4I0 को cos स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 2π/3 अपॉन 2। तो π/3 होकर cos 60, ऐसा भी आप सोच सकते हैं, cos स्क्वायर 60। ये हो गया 4I0। अब मैं इसको k लिख लेता हूँ, cos स्क्वायर 60, cos 60 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी k/4, एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज d। ये सेटअप मैंने यहाँ शो कर रखा है, ये स्लिट S1, ये S2, और इनके बीच की सेपरेशन हमको बोली हुई है कितनी है, स्मॉल d के बराबर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स इज b। ये डिस्टेंस दे रखी है b के बराबर। p is a point on the screen directly in front of one of the slits। किसी एक स्लिट के ठीक सामने ये एक पॉइंट दे रखा है हमको p। The path difference between the waves arriving at p from the two slits is। एक वेव जो S2 से और दूसरी जो S1 से p पर पहुंचती है, इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं पाथ डिफरेंस होता है d sin थीटा, d sin थीटा। और d sin थीटा में sin थीटा को हम थीटा सपोज कर लेते हैं, कब, जब स्क्रीन की डिस्टेंस स्लिट से वो बहुत ज्यादा हो, किसके सामने, स्लिट्स के बीच सेपरेशन के सामने। तो नहीं बोला होता है जब कुछ भी, तब ऐसा ही मानकर हम काम करते हैं। तो यहां पर थीटा की जगह हम साइन थीटा की जगह थीटा लिख लेंगे, यानी होगा डी थीटा। ये एक
अप्रॉक्सीमेशन है जो अक्सर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करते हैं। डी थीटा हो गया ये। अब थीटा रेडियन में यदि नापा, आप थीटा है क्या, तो थीटा है एंगुलर पोजीशन ऑफ पी, पी की एंगुलर पोजीशन मतलब ये एंगल, और इसको यदि रेडियन में नापेंगे तो ये कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस, और ये कितना होगा, तो ये यदि S1 से S2 के बीच सेपरेशन d है, ये उसकी आधी होगी d/2, यानी आर्क की जगह हम लिख लेंगे d/2, d इंटू d/2 अपॉन रेडियस, और रेडियस कितना है, वो है b, रेडियस मतलब ये डिस्टेंस, आर्क अपॉन रेडियस, ये कितना आ गया, d² अपॉन 2b के बराबर। तो यही है इनके बीच पाथ डिफरेंस। तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 23, in Young's double slit experiment, the fringe pattern is observed on a screen placed at a distance capital D. The slits are illuminated by light of wavelength lambda. The distance from the central point where the intensity falls to half the maximum is. तो यहाँ इसको ड्रॉ करके देखते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। ये दोनों हो गई वो स्लिट्स S1 S2, और स्लिट्स से स्क्रीन की सेपरेशन हमको दे रखी है कैपिटल D, और इन दोनों को इल्यूमिनेट किया हुआ है हमने वेवलेंथ लैम्डा से। इंटेंसिटी इनकी मान लेते हैं हम आई नॉट इन सोर्सेस की। तब सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर इंटेंसिटी कितनी होगी, फेज डिफरेंस जीरो होने से, क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो, और इसलिए यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी 4I0। और हमको बताना है उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से, ये वो सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इससे उस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है जहां इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, हाफ द मैक्सिमम, मतलब 2I0 जहां हो जाएगी इंटेंसिटी, ऐसे पॉइंट की हमको बतलानी है डिस्टेंस, ये कितनी होगी। मान लेते हैं यह है y, और एंगुलर पोजीशन थीटा है उस पॉइंट P की, ऐसा हमने सपोज कर लिया। अब आप जानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी सेंटर पे मैक्सिमम है और 4I0 है, और किसी ऐसे पॉइंट पर जहां फेज डिफरेंस 5 हो, वहां इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से हम बतलाते हैं, cos स्क्वायर 5/2 से। यही फॉर्मूला अब यहाँ पर हमको यूज करना है। हमको ये पता करना पड़ेगा कि फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है ये हमको मालूम करना पड़ेगा। इंटेंसिटी हमको दे रखी है, कितनी है इंटेंसिटी, 2I0 यहाँ डाल दें तो करस्पॉन्डिंग 5 आ जाएगा फिर, तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये कितना होगा, इधर जाकर 1/2, तो 1/2 होने की वजह से इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाय 4 के बराबर, क्योंकि वो होता है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर पाई/2 इज cos स्क्वायर 5/2। इस तरह हमको फाई की वैल्यू मिल गई। फाई कितना आ गया, फाई आ गया हमको, मिल गया, वो मिल जाएगा पाई/2 के बराबर। यानी जब ये वेव्स यहाँ रीच करती हैं, दोनों S1 और S2 से पहुंचती हैं यहाँ, तब फेज डिफरेंस हो गया है पाई/2 के बराबर। अब फेज डिफरेंस आने के बाद हमको तो चाहिए ये y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू कैसे आएगी, तो पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला आप लगाओ, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये कहाँ से आया है, तो आप जानते हैं डेल्टा x होता है d साइन थीटा, और साइन थीटा में यदि ये d बहुत ज्यादा हो S1 S2 के बीच सेपरेशन से, तब इसको हम थीटा लिखकर इसको हम लिख लेते हैं dy बाय कैपिटल D, y बाय d एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से। तो यही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई। क्या आप जानते हैं फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, जो आया है हमारे पास में पाई/2। तो पाई से पाई कट गया, ये बचा पाई/4। हमको तो y की जरूरत है,
तो y बराबर हो जाएगा लैम्डा d अपॉन 4 स्मॉल d। तो बहुत उठापटक है, पर यदि ध्यान से इसको देखेंगे तो मुझे लगता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, करना आपको इसी तरह पड़ेगा। तो आंसर आ गया 4 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4 स्मॉल d। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। In an interference pattern produced by two identical slits, the intensity at the site of the central maximum is I. The intensity at the same spot when either of two slits is closed is। आइडेंटिकल स्लिट्स हैं, हर एक से इमिट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी यदि आई नॉट मान लें तो मैक्सिमम होगी वो कहां पर, एट द साइट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी 4 आई नॉट के बराबर। अब यदि किसी एक स्लिट को क्लोज कर देंगे और डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स को यदि हम इग्नोर कर देंगे तो होगा ये कि पूरी स्क्रीन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन शो करेगी। हर पॉइंट पर इंटेंसिटी किसी एक बीम की इंटेंसिटी के बराबर होगी, यानी आई नॉट के बराबर, और आई नॉट हो जाएगा I/4। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, डिफ्रैक्शन वगैरह की नहीं सोचेंगे। ये दूसरी बार हम कर रहे हैं प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। लाइट फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस of same amplitude and same wavelength illuminates the screen. The intensity of the central maximum is I. If the sources were non-coherent, जब सोर्सेस नॉन कोहेरेंट होंगे तो उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी। ये दो अलग अलग बातें इन्होंने की हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि जब वो सोर्सेस कोहेरेंट है तब स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमम पर इंटेंसिटी आई है, पर यदि वो नॉन कोहेरेंट हुए तब फिर इंटेंसिटी सेम पॉइंट पर कितनी होगी। तो पहले तो मान लेते हैं कि हर बीम की इंटेंसिटी आई नॉट है केस 1 में, तब मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होगी 4 आई नॉट। इसका मतलब हर इंटरफेयरिंग बीम की इंटेंसिटी है I/4 के बराबर, I/4 के बराबर। ये पहले केस में। अब क्या हुआ, अब वो हो गए नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, और नॉन कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, फेज जो है बहुत तेजी से बदल रहा होता है। दो सोर्सेस व्हिच डू नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। ये फेज बदलता है बहुत तेजी से, 10⁸ पर सेकेंड, इस रेट से वो फेज बदल रहा होता है। और इसलिए इंटेंसिटी स्क्रीन पर वो एवरेज इंटेंसिटी होगी। एक्चुअली इंटेंसिटी को इस फॉर्मूले में हमको एवरेज ले लेना है cos फाई का, किसी ऐसे पीरियड के लिए जो इससे बहुत ज्यादा हो, और वो होगा 0 के बराबर, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो सिर्फ जो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज हैं उनके सम के बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो बोलेगा नॉन कोहेरेंट सोर्सेस हैं और हर सोर्स की इंटेंसिटी मान लो 2 वाट पर मीटर स्क्वायर है, ऐसे 6 सोर्सेस से आने वाली लाइट इंटरफियर यदि होती है कहीं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो आपको बस 2 वाट पर मीटर स्क्वायर को 6 बार जोड़ देना है, तो एवरेज हो जाएगा 12 के बराबर। तो यहां हर एक सोर्स कितने का, I/4 का, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसका डबल हो जाएगी, यानी I/2 मस्ट बी द आंसर, एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको जरूर देखकर जाना चाहिए।